हेलो एवरीवन। अगर आप एक बीएससी केमिस्ट्री के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर के फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर या फिर यूनिट होगा तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो DU HCU योम BHU योम IIT जैम के MSc केमिस्ट्री के इंट्रेंस की योम किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके केमिस्ट्री के सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर्स होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो मेरी क्लास के मेरे कुछ पर्सनल मित्र जैसे कि प्रिंस शुभम अवस्थी और अमित सूरज एवं सिद्धार्थ के कहने या फिर उनके रिक्वेस्ट पर ही बनाया गया है और यह मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड पहली वीडियो है। तो आई होप इसमें कुछ गलतियां भी हुई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की इस वीडियो में गलतियां दिखी तो प्लीज़ आप उसको अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप हमें कुछ इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार की वीडियो से रिलेटेड पर्सनल सजेशन देना चाहते हैं तो आप श्योर कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो के अनुसार पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं जिससे हम इसकी थर्ड और फोर्थ यूनिट का भी वीडियो जल्द ही आज ही डाल दें। और हमारा आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। और हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हमारी जो थर्ड पेपर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है उसमें 4 यूनिट्स हैं, जिसमें पहले यूनिट्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 टॉपिक को हम लिए हैं। एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक फिजिकल का भी सेकंड यूनिट है जिसमें हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा थर्ड यूनिट्स है उसमें UV और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। और जो हमारा फोर्थ यूनिट है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो हम इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले हम इनका इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है एक्चुअली में। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रकार का मॉडर्न टेक्निक है जिससे हम किसी भी मिक्सचर में किसी कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप के बारे में और उसके अमाउंट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं स्पेक्ट्रम की मदद से। पहले क्या होता था, जो हम लैब में करते थे किसी कंपाउंड की एनालिसिस, उसमें फिजिकल टेस्ट, फिर स्मेल टेस्ट, फिर सेचुरेशन टेस्ट और एलिमेंट टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और पता नहीं कितने टेस्ट होते थे, फिर मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट। ऐसे करके हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट चला जाता था। तो इसलिए एक प्रकार का हमको टेक्निक मिला स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। इससे हम किसी भी कंपाउंड की एक्चुअल क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिना प्रोडक्ट को वेस्ट किए। तो हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस एक सैंपल इसका वर्क बता रहे थे। हम इसमें क्या पढ़ेंगे अपने थर्ड ईयर के जो हमारी 6 सेमेस्टर के थर्ड पेपर की केमिस्ट्री है, इसमें हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहला इंट्रोडक्शन करेंगे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा जो है वो हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनको हम 3 को इसमें इंक्लूड किए हैं और हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में जल्दी से हम आपको बता देते हैं जिससे वीडियो लेंथी ना हो। और हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका 1 मिनट लेना चाहेंगे। प्लीज़ आप बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में यह पहला वीडियो है, इसलिए इसमें हम थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देंगे। आने वाले मेरे 3 से वीडियो में जिससे ये थर्ड पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसमें मैं कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, केवल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूंगा। यह वीडियो फर्स्ट टाइम बनाया हूँ, सो यह वीडियो आपको दूसरे वीडियो की अपेक्षा कुछ बड़ा लग सकता है या हो भी सकता है। सो फिर भी आप वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ आप इसके हर एक फार्मूले को या फिर किसी भी मेन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और आप नोट बना लीजिएगा, क्योंकि
कोई भी अगर खुद नोट बनाता है तो उसका आधा से आधा कंटेंट उसको खुद याद हो जाता है उसी टाइम जिस टाइम वो नोट बनाता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पीडीएफ के लिंक को भी दे दूंगा, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर प्रेस करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे रिवाइज भी कर लीजिएगा, जिसका पासवर्ड इस वीडियो में मैं 2 जगह कहीं मेंशन कर दूंगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको पासवर्ड मिल जाए, और मैं बीच में कहीं समझाऊंगा भी तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी रेंज की बात करें वेवलेंथ में तो जनरली ये 0 पॉइंट, एनर्जी की बात करें तो 0 पॉइंट ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। हमारा रेंज है, ये लेम्डा है और ये हमारा एनर्जी है। तो अब हम बात करेंगे इसमें क्या मेन पॉइंट है। हम केवल मेन पॉइंट की बात डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ना है, इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है, J इज इक्वल टू डेल्टा J इज इक्वल टू ±1 होता है, ये पढ़ना मेन इंपॉर्टेंट है। अब अभी हम बात करेंगे कौन से मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगी, कौन सी नहीं देंगी। फिर भी हम डेफिनेशन यही बात कर लेते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जो मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अगर हम H2 की बात करते हैं, ये हमारा इसके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है, और हम HCl की बात करते हैं तो इनके पास परमानेंट हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है, इसलिए HCl हमारा परमानेंट डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होने की वजह से रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा, और ये नहीं देंगे, यानी होमो मॉलिक्यूल्स हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। अब हम आगे बात करते हैं हमको और क्या पढ़ना है इसमें। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक हमारा रिगिड मॉडल के लिए भी पढ़ना है। ये पहला हमको रिगिड रोटर पढ़ना है, दूसरा नॉन रिगिड रोटर मॉडल। इसमें हमको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ना है, और ये जो हमारा नॉन रिगिड रोटर, ये हमारे बीएससी 3rd ईयर के सिलेबस में नहीं है, ये आपको हायर एजुकेशन केमिस्ट्री में करेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम बिना लेट किए शुरू करते हैं। सिलेक्शन रूल के बारे में जान ही गए होंगे, जो हमको प्लस शो करता है एब्जॉर्प्शन और निगेटिव शो करता है हमारा इमिशन। हम आगे इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमको केवल फार्मूला देखना है। फार्मूला क्या, इसमें एनर्जी की फार्मूला होगी, और इसमें हमको एक फार्मूला होगी, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की फार्मूला हमको देखना है, और एक हमारा रिड्यूस मास का फार्मूला देखना है। यहाँ पे ये हमारा एनर्जी की फार्मूला होती है h²/8πI। आई जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, और ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी जूल में आएगी। आप इसको ध्यान रखिएगा, यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और इसमें हमको ये म्यू इज इक्वल टू m1/m2/m1 + m2 होता है, और जहाँ r हम ये हमारा डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, इसको हम जनरली बॉन्ड लेंथ के भी नाम से जानते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, सब डेरिवेशंस हम लोग के क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, सो हम आपको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह देखिए, ये फार्मूला हमारा इम्पोर्टेंट है। एनर्जी रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से एनर्जी ये हमारा जूल्स में होता है, और यही जूल्स में है। अगर यही HC से डिवाइड कर दें तो ये हमारा सेंटीमीटर इनवर्स यानी वेव नंबर में हो जाएगा। इसको म्यू बॉर से भी डिनोट करते हैं, और जहाँ J हमारा ये हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। अब फिर आगे देखते हैं इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा एनर्जी जूल में है, और ये हमारा सेंटीमीटर में। अगर इसकी वैल्यू ये जो हमारा ये सब कांस्टेंट है, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए कांस्टेंट होगा, तो इसको अगर हम जनरली 20 से डिनोट कर दे तो इसको हम पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर हम इसको B को कहेंगे रोटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है सेंटीमीटर में। अगर C से डिवाइड किया है तो समझो सेंटीमीटर, यानी ये h² था तो HC से डिवाइड किया तो एक H और एक हमारा
सी यहाँ पे आ गया, तो इससे हम पता कर सकते हैं। और जहाँ आई जो हमारा है ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और यहाँ आर बॉन्ड लेंथ हो गया दोनों एटम्स के M1 और M2 के बीच की। इस पे कुछ हमारे छोटे हमारे अगर क्वेश्चंस आ जाएं, सपोज फॉर एग्जांपल जनरल क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर ये डिस्टेंस दिया है और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले सपोज, तो आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू होगी ये हमारा, अगर इसके लिए M1 मास होगा और इसके लिए M2 मास होगा, तो यूनिट के अनुसार मीटर में या फिर सेंटीमीटर में आप कर सकते हैं। ऐसे वर्क करके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो देखते हैं क्या इसमें है। इसमें हमको अगर ट्रांजिशन में जो रोटेशनल ट्रांजिशन है, अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है तो इसकी एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना हो, तो ये मान लेते हैं ये 2 है और ये E1 है, तो दोनों के डिफरेंस में आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे पूछ लेगा, अगर पूछ लेगा रोटेशनल J1 से J2 की बीच की जो डिस्टेंस की एनर्जी है वो कैलकुलेट करो, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन, ये हमारा एनर्जी का फार्मूला, अगर ट्रांजिशन J1 से J2 में हो रहा है तो इसके बीच की एनर्जी अगर आपको पूछेंगे तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम आपको शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये हमारा डिफरेंट आ गया, आई होप यही आएगा। ऐसे आप अगर J से J4 में J1 से J4 में ट्रांजिशन कहें तो बीच की एनर्जी डिस्टेंस पूछ लेंगे, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आएगा। अब फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी जो होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, जहाँ पे पॉपुलेशंस ज़्यादा होंगी स्पेक्ट्रल लाइन की, वही हमारी वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। तो हमारी इंटेंसिटी जो डिपेंड होती है NJ/N0, जो J हमारा है वो, इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स J रोटेशनल स्टेट या फिर हायर रोटेशनल स्टेट भी कह सकते हैं। और ये हमारा ग्राउंड रोटेशनल स्टेट, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स लो एक्साइटेड में रहते हैं या लो स्टेट में रहते हैं, और हमारा इंटेंसिटी इन पर डिपेंड होता है। और ये हमारा एक्सपोनेंशियल EJ/kT निगेटिव में इस पे डिपेंड करते हैं। इंटेंसिटी पहले तो इस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वैल्यू ये होती है निगेटिव में, और ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो हमें इसमें ये ध्यान देना है। और दूसरी जो हमारी इंटेंसिटी, ये डीजेनरेसी पे डिपेंड होता है। डीजेनरेसी का मतलब ये हमारा फार्मूला होता है डीजेनरेसी का 2J+1। इससे अगर हमको डीजेनरेसी भी कैलकुलेट करने को बोलेगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पर हमारा J रोटेशनल क्वांटम नंबर है। दूसरी ये रहा कि डीजेनरेसी हमारा डिपेंड होता है इनिशियली स्टेट, मीन्स इंटेंसिटी हमारा डीजेनरेसी पर डिपेंड होता है, जिसका फार्मूला होता है हर एक J वैल्यू के लिए 2J+1। और इसमें बहुत ज़्यादा देखने की नहीं ज़रूरत है, बस फार्मूला है, अगर कैलकुलेट करने के बोलेगा तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। की बात तो कर लिए कि इंटेंसिटी हमारा NJ/N0 पे भी डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है और डीजेनरेसी पे। तो हमारा एक बात आई कि रिलेटिव इंटेंसिटी की मैक्सिमम पॉपुलेशंस कहाँ होगी। तो मैक्सिमम पॉपुलेशंस की बात करते हैं, तो मैक्सिमम पॉपुलेशंस की बात अगर करें, Jmax की वैल्यू, पॉपुलेशंस की वैल्यू ये होती है। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू अदर फार्मूला जो हमने बताया अभी। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग जो छूट गया होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी तो हमको इम्पोर्टेंट नहीं दिखा, बस केवल फार्मूला है
वही रिवाइज करना, क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो जाएंगे। अब फिर हम आगे बात करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो टॉपिक्स हैं। एक हमको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पढ़ना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल पढ़ना है, और एक हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल पढ़ना है। ये दो हमको केवल फार्मूले पढ़ने हैं। हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। करवाने से पहले हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सिलेक्शन रूल के बारे में जान लेते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल है ये भी है, ये +-1 है, जो कि प्लस हमारा है एब्जॉर्प्शंस के लिए है और -1 जो है वो हमारा इमिशंस के लिए है। हम आगे बात करते हैं। इसमें को ये पता है कि इसकी एनर्जी रोटेशनल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। रोटेशनल एक B1 और B2 के बीच में हमारा ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो अभी हम पढ़कर आए हैं उसकी जो ट्रांजिशन है इनके बीच में है। इसलिए इससे पता चलता है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो एनर्जी होती है इन कंपेयर टू रोटेशनल ज़्यादा होती है। इसके लिए भी सिलेक्शन रूल +1 होता है, उसके लिए भी +1 होता है, जो कि हम +1 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एब्जॉर्प्शंस के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ सब जगह हमारा +1 ही शो कर रहा है। अब आगे बात करते हैं। इसमें क्या है, ये जो फार्मूला एनर्जी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये इम्पोर्टेंट है, इससे पूछ सकते हैं। जो कि हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी जो है h/v+/हाफ होता है, जहाँ न्यू हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। अब अगर हम यहाँ पे न्यू की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, न्यू की वैल्यू 0 रख देते तो जो हमारा एनर्जी आती है वो एनर्जी हमारी 0 पॉइंट एनर्जी, ये जो कि इम्पोर्टेंट है। ये एनर्जी हमारा ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हो सकता है ये एनर्जी हम लोग में आ जाए कि 0 पॉइंट एनर्जी किसे कहेंगे। तो अगर इस फार्मूले को वाइब्रेशनल एनर्जी की फार्मूले को अगर आपको याद है तो वहाँ पे ν=0 कर दीजिए, जो हमारा ये एनर्जी आ जाएगा। ये एनर्जी जनरली हमारा 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। और फिर ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बिटवीन एडजेसेंट स्टेट की जो एनर्जी है हमेशा हमारा hν आएगी, हमेशा हमारा hν आएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये जो एनर्जी का फार्मूला है वाइब्रेशनल एनर्जी का, कि जो ट्रांजिशन है उसके किसी भी दो ट्रांजिशन के बीच में जिस एडजेसेंस की बात किया है, जैसे एडजेसेंस मीन 1 है तो 2, 2 है तो 3, 4 है तो 5, इनकी बीच की अगर एनर्जी का गैप निकालेंगे तो वो हमारा जनरली hν ही आएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, डिफरेंट दोनों का निकालेंगे तो hν आएगा। इसी का मतलब होता है एडजेसेंट एनर्जी, ऑलवेज hν आएगा। कैलकुलेट आप करके देख लीजिएगा, टाइम उतना नहीं है। इस एनर्जी को आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में भी समझ सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए ये हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी की जो फार्मूला था वो सेम ही रहेगा जूल में, ये हमारा सेम ही जूल में रहेगा। और अगर इसमें hc से डिवाइड कर दें इसमें, तो ये हमारा h तो कट जाएगा और ν/c जनरली हमारा वेव नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा वेव नंबर के फॉर्म में होगा, जो कि सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में, और ये हमारा जूल के फॉर्म में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की जो एनर्जी है ये। इसमें एक फार्मूला ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जो थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है इसमें ये डायरेक्टली इसको पूछ सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और फिर इसमें जो k है वो हमारा k फोर्स कांस्टेंट है, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए ही हैं, जो कि हमारा रिड्यूस मास होता है। 2 एटम्स के रिड्यूस मास होता है, जिसकी जो फार्मूले की वैल्यू होती है m1 m2/m1 + m2। इसकी हर एक नोटेशन की जो आपको क्लियर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो
वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। हम आगे चलते देखते हैं क्या आगे कौन सी टॉपिक हमको इसमें स्टडी करना है। ये हमारा अब हमको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में दूसरा जो टॉपिक्स है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल्स में, इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस केवल हमको एनर्जी की फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें जो ये फार्मूला है एनर्जी की, ये फार्मूला हमको याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा तो आप एक बार देख लीजिए, ताकि हमको केवल टिक ही मारना है। इसकी सिलेक्शन रूल के बारे में भी आप देख लीजिएगा। एन हार्मोनिक मॉडल के लिए जो सिलेक्शन रूल +1 +2 प्लस माइनस में 1 2 3 है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इसमें पूछता है फंडामेंटल बैंड की जो ट्रांजिशन है कहाँ से कहाँ, और फर्स्ट ओवर 10 बैंड क्या होता है, सेकंड ओवर 10 बैंड क्या होता है, और इसमें पूछता है थर्ड एनहार्मोनिक क्या होता है। ऐसे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे चलते देखते हैं। इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में हमको इस प्रकार से शो होता है जो हमारा ट्रांजिशन होता है। देखिए यहाँ से यहाँ गया है, इसकी हर एक देखिए एनर्जी की गैप जो होती है h न्यू होगी, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इसमें। अब हमारी जो ट्रांजिशन है अगर 0 से 0 1 में जाती है, जो कि ये है, अगर ये है ट्रांजिशन, तो इसमें इसको हमको बोलेंगे फंडामेंटल बैंड, इसको फंडामेंटल बैंड बोलेंगे। और अगर 0 से 2 में ट्रांजिशन, जो कि ये ट्रांजिशन है, अगर ये ट्रांजिशन होती है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवर टोन बैंड, और इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट एनहार्मोनिक बोल सकते हैं ओनली। और अगर 0 से 3 में अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है तो ये हमारा बोला जाएगा सेकंड ओवर टोन बैंड, और इसको बोल सकते हैं कि सेकंड एनहार्मोनिक। तो ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंस हैं जो कि सेंटम में भी पूछे गए हैं। तो आई थिंक सेंटम का जो पार्ट है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा और आप सॉल्व करिएगा। आई थिंक इससे बहुत क्वेश्चंस फंसेंगे, आप सेंटम को भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो आप नोट बनाते रहिएगा। पे इसके लिए भी सिलेक्शन रूल के बारे में अगर आप सिलेक्शन रूल से समझना चाहते हैं तो फंडामेंटल ट्रांजिशंस की जो सिलेक्शन रूल होती है उसको हम +-1 से समझ सकते हैं, और जो ओवरटोन की बैंड होती है वो हमारा +-2 से लेके जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो है। जैसे 2 हो गया तुम्हारा फर्स्ट ओवरटोन बैंड, एंड 3 से अगर 0 से ट्रांजिशन हो रहा है तो 3 पे जा रहा है तो सेकंड ओवरटोन बैंड, एंड अगर n पे जा रहा हो 0 से तो n-1 हमारा ओवरटोन बैंड बोली जाएगी। आइए इसका एक बार हम दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, यानी हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या अंतर है। फ्रीक्वेंसी की फार्मूला तो सब में सेम रहेगा। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्स में है, अगर ऐसे से डिवाइड हो जाती या फिर सी से डिवाइड होती तो वेव नंबर में होती। दोनों के लिए ट्रांजिशन लगभग सेम है। इनके लिए केवल हमको सिलेक्शन रूल के बारे में देखना है। हार्मोनिक के लिए सिलेक्शन रूल +-1 होगा, जबकि एन हार्मोनिक के लिए सिलेक्शन रूल +-1 से लेके +-2 +-3 एंड बहुत से। और इसकी एनर्जी की जो फार्मूला है वो एनर्जी की फार्मूला ये है, लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए एनर्जी की फार्मूला ये है। और ये जो एनर्जी की फार्मूला, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को आप ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं एन हार्मोनिक कांस्टेंट। ये फार्मूला भी हमारा डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर्स में आई थिंक यही 2 टॉपिक पढ़ना ही है, तो इसी 2 टॉपिक से हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। और लगभग जो है क्वेश्चंस मैक्सिमम या तो वाइब्रेशन से पूछे जाते हैं या फिर रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछे जाते हैं। तो हम आपको जल्दी थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देते हैं। तो आप इस फार्मूले को एक बार देख लीजिएगा, इस फार्मूले को देख लीजिएगा और इस फार्मूले को। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारे तो बीएससी थर्ड ईयर के जो सिलेबस में जो सेंटम है आप जो पढ़ रहे हैं, उस सेंटम तो सारे इसी टॉपिक से, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक से हैं।
जिसको हम जनरली बोलते हैं मोड, वाइब्रेशनल मोड। उसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर्स में प्रेजेंट है। इससे क्वेश्चन तो कंफर्म है, आई थिंक 5 to 10 नंबर का क्वेश्चंस इससे आएंगे अगर इस टॉपिक से उठाया गया तो, मैक्सिमम क्वेश्चंस। फ्रीडम की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। जनरली किसी भी पार्टिकल को या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स को 3D में अगर एक्सप्रेस करना हो या फिर 3D में उसकी पोजीशंस बताना, तो उसके लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। या तो पार्टिकल को एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं, या तो पार्टिकल को हमारा वाई एक्सिस पे रख सकते हैं, या तो जेड एक्सिस पे। किसी भी, अगर मान लेते ये हमारा पार्टिकल, आप तो यहाँ या तो यहाँ यहाँ पे रख दीजिए, या फिर यहाँ रख दीजिए, या तो यहाँ। तो मीन्स किसी भी पार्टिकल को किसी कोऑर्डिनेट पोजीशन में 3 डायमेंशन में पोजीशन बताने के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। मीन्स एक पार्टिकल को 3D में शो करने के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, और सिमिलर अगर n पार्टिकल को हम अगर शो कराते हैं 3D में, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो 3n होगी। और हम बताना चाहेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो जनरली हमारा वो सम होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स को 3D में उसके पोजीशन को बताने के लिए ट्रांजिशनल भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी और वाइब्रेशनल, और टोटल सम को जिसकी वैल्यू 3n होती उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के मदद से इसको समझते हैं। ये फार्मूला रहा हमारा। आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं, कि डेफिनेशन में वही लिखा है जो हम बताएं कि अगर एक पार्टिकल है उसको 3D में उसकी पोजीशन को बताने के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। सिमिलर अगर n एटम्स हैं या फिर n मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको 3D में उसकी इस पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जिसमें हमारा ट्रांसलेशनल भी होगा, वाइब्रेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा और वाइब्रेशनल भी होगा। तो हमारा ट्रांसलेशनल किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए वो 3 ही होगा, जबकि रोटेशनल हमारा 2 प्रकार से होगा। रोटेशनल हमारा लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 2 होगा, और जबकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3 होगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 2 और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 होगा। क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए कोई भी मॉलिक्यूल या तो हमारा एक्स एक्सिस पे होता है या तो फिर हमारा वाई एक्सिस पे होगा, वो जेड एक्सिस पे हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लीनियर ही चलेगा। इसलिए लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारा रोटेशनल 2 होगा। ये रोटेशनल लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारी डिफरेंट हो जाती है। लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3n-5 होगा, जबकि हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3n-6 होगा। हम ये जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो फार्मूला होती है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल के सम के बराबर होता है। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर शो करना हो, चाहे उसमें एक मॉलिक्यूल हो या फिर एक n मॉलिक्यूल हो, वो 3n होगा। तो रोटेशनल और हमारा वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल हमारा कांस्टेंट हो गया। ट्रांसलेशनल हमारा सब के लिए 3 होगा और रोटेशनल हमारा लीनियर के लिए 2 होगा और नॉन लीनियर के लिए 3 होगा। और हमको अगर वाइब्रेशनल की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम कर सकते हैं इजीली। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा 3n- ये हमारा रोटेशनल होगा जो कि लीनियर के लिए है, और ये हमारा होगा ट्रांसलेशनल। तो ये हमारा
फार्मूला जो होगा 3n-5 हो जाएगा, जो कि हमारा लीनियर के लिए, और ये हमारा नॉन लीनियर के लिए। इससे हमको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, और अगर इस क्वेश्चन से तो कंफर्म इस फार्मूले से क्वेश्चन तो कंफर्म मिलेंगे। अभी हम इससे क्वेश्चंस करवाएंगे भी, आप देखिएगा पूरा। यहाँ पे भी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है और हम आपको समझा भी दिए हैं, और इससे आप समझ सकते हैं। हमारा रोटेशन 3 हमारा ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और इसमें लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल 2 होगा, इसलिए इसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 होगी। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए ये हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगा। अगर आप मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक रोटेशनल भी एनर्जी भी अगर देखना चाहते हैं, अगर आपको याद हो जाए तो इसको भी याद कर लीजिएगा, अदरवाइज तो मैं खुद नहीं याद कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में कन्फ्यूजन में है ये फार्मूला, तो आई थिंक उसको ज़रूरत नहीं है। बस अब यहाँ हम थोड़ा एग्जाम्पल की भी देखते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल से समझते हैं, चलाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम जानते हैं सबके लिए 3n होगा, चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर। हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम में स्पेशली कैलकुलेट करना है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्वेश्चंस में जनरली वाइब्रेशनल ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी इनकेस अगर आपको रोटेशनल भी पूछ ले और ट्रांसलेशनल भी पूछ ले, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है और कौन सा हमारा मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रोटेशनल के लिए हम लीनियर और नॉन लीनियर देखेंगे, और ट्रांसलेशनल के लिए लीनियर और नॉन लीनियर से हमको मतलब नहीं, सबके लिए ट्रांसलेशनल के लिए वैल्यू 3 होती है, और रोटेशनल के लिए अगर लीनियर मॉलिक्यूल्स का तो वो 2 होगी, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3 होगी। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा लीनियर होता है, कौन सा लीनियर नहीं होता, और किसकी वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी आती है। उसको H2O को जनरली H2O में हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 है। तो अब हम देखते हैं कि H2O हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर को जनरली हम कैसे समझते हैं। लीनियर कुछ मॉलिक्यूल्स तो जनरली हाइब्रिडाइजेशन से हमको पता चल जाते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे डाइपोल मूवमेंट से पता चलते हैं। जिसकी डाइपोल मूवमेंट हमारा 0 होती है वो हमारे जनरली लीनियर मॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स के जिसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो वो भी हमारे लीनियर्स बोली जाती है। तो यहाँ पे इसका जो म्यू है, म्यू की वैल्यू जो H2O के लिए है वो 0 नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन लगता है, लेकिन ये डाइपोल मूवमेंट के कंडीशंस जनरली सब मॉलिक्यूल्स के लिए लग जाती हैं। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 हैं। तो और ये हमारा मॉलिक्यूल्स नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3n सबके लिए होती है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है नॉन लीनियर के लिए 3n-6। तो n की वैल्यू अगर आप 3 पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी 3 3 जा 9 में से अगर 6 को घटा देंगे तो जनरली हमारी 3 वैल्यू आएगी। तो H2O के लिए जो हमारी डिग्री नहीं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमारी 3 आएगी। अब दूसरी मॉलिक्यूल्स लेते हैं, दूसरी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। दूसरा जो है वो हमारा CO2 है। इसके कंडीशन में देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो इसकी कंडीशन में अगर हम डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मूवमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन हमारा इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे इसकी डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो ये हमारा डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ये इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा 0 हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा
लीनियर मॉलिक्यूल्स होगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसकी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 होगा। ये हमारा फार्मूला होगा। अब n इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 3 है, तो इसका अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी 4 आएगी। तो CO2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 4 आई। तीसरी की बात करेंगे, अगर तीसरी की बात करते हैं, तीसरा जो है हमारा HCl है। इसके लिए अगर हम वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं तो ये भी हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसकी भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी 3n-6 होगी। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो 3 2 जा 6 ये होगा। 6 - 6 अगर करेंगे तो इसका जो हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम HCl के लिए 0 होता है। हमारा जो फोर्थ है वो हमारा है C2H2। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है ये हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से शो करता है। ये हमारा नॉन लीनियर है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 होते हैं क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये हमारा प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 होने की वजह से और नॉन लीनियर भी है, तो ये फार्मूला हमारा लगाएंगे 3n-6। तो 4 3 जा 12, 12 - 6 इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो 6 होगी। तो आप इससे ऐसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए। पहले आप उसमें लीनियर की कंडीशन देखेंगे और फिर लीनियर के लिए कंडीशंस है तो उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला भी लगा देंगे, जो कि हमारा 3n-5 होगा। और नॉन लीनियर है तो 3n-6 हमारा फार्मूला लगा के हम इजली कैलकुलेट कर लेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर इसमें रोटेशनल भी पूछ सकता है और ट्रांसलेशनल भी पूछ सकता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछ सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर CO2 पूछा था, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो 3n हो गया। 3n पूछे तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 3, तो 3 × 3 = 9 हमारा इजिली डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट हो गया। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सब पॉइंट्स खत्म हो गए जो हमारे थर्ड ईयर के सिलेबस में है और जो सेंटर में भी दिए हैं। तो आई होप इसमें जो है वीडियो हमारा लेंदी होता चला जा रहा है, प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम ही टाइम में पूरे को कंप्लीट कर दिया जाए, एक यूनिट को। फिर भी आप पूरा वीडियो देखिएगा। आप रिवाइज के टाइम पे इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो डाउट होगा। के बाद जो हमारी तीसरी है इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के समझने से पहले हम पहले कुछ रेडिएशंस के बारे में भी समझेंगे कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ट्रांसमिटेड रे क्या होता है, स्कैटरिंग रे क्या होता है। इसके बारे में चलिए हम थोड़ा समझते हैं। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करने से पहले चलिए देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने से पहले ये रे के बारे में हम समझते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स पे या फिर किसी सैंपल पर कोई भी रे अगर इंसिडेंट की जाती है, उसका वेवलेंथ कुछ भी हो, तो उसका कुछ पार्ट वो तो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट हमारा ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट हमारा उस सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और कुछ पार्ट हमारा स्कैटर भी हो जाता है, जो कि हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग पर भी इंसिडेंट होती है। अब स्कैटरिंग पर कैसे ये बेस्ड होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करेंगे, वो चाहे NMR हो या फिर IR हो या UV हो या फिर जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, वो सब हमारे बेस्ड होते हैं एब्जॉर्प्शंस पे। लेकिन ये हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हमारा स्कैटरिंग पर बेस्ड होता है। कैसे? सपोज ये लेजर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा लेजर है, वो हमारी सैंपल पर इंसिडेंट की जाती है। सैंपल के द्वारा जो हमारी मॉलिक्यूल्स ये हमारा स्कैटर्ड होता है। तो स्कैटर करने के बाद में ये हमारा
एक लेमडा कुछ मिला, सपोज ये लेमडा 2 हो गया। तो अगर जो हमारा इंसिडेंट, ये हमारा लेजर की जो वेवलेंथ की लाइट है, ये इसकी जो वेवलेंथ है और जो स्कैटरिंग की वेवलेंथ है, उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो स्कैटरिंग की वेवलेंथ अगर हमारा इससे कम है या फिर ज़्यादा है, तो जो हमारी रमन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन की जाती है। जनरली हमारी जो लाइट होती हैं वो हमारे उसी की वेवलेंथ के बराबर होती है, जिसको हम जनरली रेलेज स्कैटरिंग या उसके रेलेज स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। और हमारा इसकी जो वेवलेंथ है उससे कुछ कम या ज़्यादा अगर पाया गया तो वो हमारा रमन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करती है। अभी आगे हम इसके बारे में और समझते हैं। अभी थोड़ा आपको एक्सप्लेन क्लियर नहीं हुआ होगा, हम समझ रहे हैं, पर फिर भी आगे देखते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे वर्क करती है। देखिए, यहाँ से अगर हमारी लेजर की लाइट कोई आई तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसकी मदद से इसको बोलेंगे रमन प्रोब। रमन प्रोब से इसकी मदद से हम यहाँ पे जो हमारी सैंपल रखी है यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। और फिर ये जो हमारी होती है ये हमारी क्वार्ट्ज क्यूबिट की होती है, जिसको हम अपने लैब में अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब। इसको हम वहाँ पे टेस्ट ट्यूब ना कर करके क्यूबिट बोलते हैं। तो इससे इसके अंदर से रमन लाइट की स्कैटरिंग होती है और वो रमन लाइट की स्कैटरिंग हमको इसकी वर्किंग रूल के बारे में ज़रूरी नहीं है जानने के, पेपर बेसिस पे, फॉर ये हमारी नॉलेज के लिए है कि इस प्रकार से यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में जब हम स्कैटरिंग लाइट को पास कराएंगे तो इसकी मदद से हम कंप्यूटर की मदद से इसकी जो स्पेक्ट्रा की स्टडी कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रा की मदद से हम स्टडी कर लेते हैं। ये हमारा इसका वर्किंग था। अब आगे हम पेपर बेसिस पे क्या हमको पढ़ना है और क्या याद रखना है उसको हम समझते हैं। ट्रांजिशन को समझने से पहले अब हमको वो पॉइंट हमारी क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारी सैंपल पर जो लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है उसकी जो लाइट हमारी ट्रांसमिट हो रही है, अगर ट्रांसमिट लाइट की जो लेमडा यानी वेवलेंथ और एनर्जी यानी ई की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो तो जनरली उसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ ई और दोनों ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको बोलेंगे रेले स्कैटरिंग। और फिर अगर हमारा जो इंसिडेंट लाइट है स्कैटरिंग के बाद जो हमको वेवलेंथ मिलता है या एनर्जी मिलता है, अगर कुछ भी डिफरेंट आई, या वो थोड़ा कम हो या फिर थोड़ा ज़्यादा हो, तो उसको जनरली हम बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। तो रमन स्कैटरिंग हमारी दो पार्ट होती है। एक हमारी रमन स्कैटरिंग हमारा स्टोक स्कैटरिंग होता है, एक एंटी स्टोक पैटर्न। अब ये क्या होता है, इसको समझने से पहले ये हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी एनर्जी है वो वेवलेंथ के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो शो करवाया है वो हमारी ये इंसिडेंट जो रे है उसकी जो एनर्जी है ये है। सपोज ये हमारी सैंपल पर इंसिडेंट करने के बाद में इसकी एनर्जी हमारी कम हो गई, ये हमारी एनर्जी कम हो गई। तो इससे पता क्या चला कि जो स्टोक स्कैटरिंग थी उसकी जो एनर्जी है वो इंसिडेंट रे से हमारी कम हो गई, यानी स्टोक स्कैटरिंग की वेवलेंथ हमारी ज़्यादा होगी। इंसिडेंट लाइट से स्टोक लाइन की जो स्कैटरिंग की वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, और एंटी के रिस्पेक्ट में ये देखिए इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, वेवलेंथ कम हो गया। तो यहाँ पे ये हमारी दो बात याद होनी चाहिए। लेमडा हमारा जो है स्टोक्स लाइन के लिए ज़्यादा होती है और एंटी स्टोक लाइन के लिए लेमडा की वैल्यू कम होती है। इसके रिस्पेक्ट में इस एनर्जी की वैल्यू कम होती है और इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये दो हमारा पूछ सकते हैं, ये याद होना चाहिए कि स्टोक लाइन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है और एंटी स्टोक लाइन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है। अब एनर्जी एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप कह सकते हैं कि स्टोक लाइन की एनर्जी कम होती है। इंसिडेंट लाइट के कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे एंटी स्टोक के कंपैरिजन में
जो एनर्जी होती है इंसिडेंट से ज़्यादा होती है। बस वीडियो थोड़ा लेंथी होता जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा था कि एक ही घंटे में दोनों यूनिट को कवर कर लूँ, पर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमको इसके अगला टॉपिक जो होता है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो सिलेक्शन रूल होता है प्योर रोटेशनल। हम जानते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो हमारा सिलेक्शन रूल होता है वो J इज इक्वल टू +1 होता था, लेकिन यहाँ पे प्योर की बात की है, प्योर रमन स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। इसके लिए सिलेक्शन रूल जाना जरूरी है जो कि 0 और +-2 होता है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम आइए और देखते हैं क्या इसमें हमारा J इज इक्वल टू 0 होता है, वो हमारा रेलेज स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करती है, जबकि J+2 जो है वो हमारा रमन लाइन को एक्सप्लेन करती है। ये हमारा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, देखते क्या होता है। और फिर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसमें जो हमारे स्टोक्स लाइन है उसको हम एक बार कर लेते हैं, फिर से क्लियर कर लेते हैं। फोटॉन रमन स्पेक्ट्रा में एनर्जी हमारी अगर कम होगी तो हमारी स्टोक लाइन होगी, और एनर्जी हमारी अगर गेन करेगी तो एंटी स्टोक होगी, और रेले लाइन के लिए कुछ भी नहीं चेंज होगा। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लेमडा की बात करेंगे तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे लेमडा नो चेंज, ये हमारा याद होना चाहिए। और फिर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हमको केवल सिलेक्शन रूल पढ़ना है, सिलेक्शन रूल के बारे में जानना है। जो हम स्टडी कर रहे हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही है। कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो जनरली एक्सप्लेन करता है या तो 0 दे देगा या तो +-2। 0 एक्सप्लेन करती है हमारे रेले लाइन को, और ये हमारा स्टोक और एंटी स्टोक लाइन को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की है, तो वाइब्रेशनल के लिए हम जानते हैं, वाइब्रेशनल के लिए ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेक्शन रूल जो होता है +-1 होता है, और रमन के लिए हमारा 0 भी होता है और +-2 भी होता है। इसलिए इसके लिए सिलेक्शन रूल ये होगा तीनों। आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ n नहीं होगा, यहाँ न्यू होगा। लास्ट टॉपिक है, इसमें रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा फॉर डाई मॉलिक्यूल्स के लिए जितने हम स्टडी किए हमारे चैप्टर्स में केवल डाई मॉलिक्यूल्स के लिए ही है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब यहाँ हम रोटेशनल की बात करते हैं, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। रोटेशनल के लिए जो हमारे सिलेक्शन रूल होती है वो +-1 होती है, और हमारा वाइब्रेशनल के लिए भी, वाइब्रेशनल के लिए हमारा न्यू इज इक्वल टू होता है, वो भी हमारा +-1 होता है। ये तो आपको पता ही होगा, +-2 ही दे दे तो काफ़ी है और 0 भी दे दे तो काफ़ी है रमन स्पेक्ट्रा। इसलिए अब इसकी कम्बिनेशन से हमको रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की स्टडी करने को मिला। तो हम कैसे, इसका सिलेक्शन रूल क्या होगा इसको देखते हैं। तो इसका सिलेक्शन रूल बहुत कुछ नहीं होता है। इसका सिलेक्शन रूल अगर आप एक बार देख लीजिएगा, ये होता है। सिलेक्शन रूल हर किसी का याद रख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। एक बार लिखेंगे सबको एक साथ एक पेज पे तो ये याद हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या अंतर होता है, और रमन एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं और इंफ्रारेड मॉलिक्यूल्स कौन से हमारे एक्टिव होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बताते हैं कि IR वो मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे वो जब IR यानी रोटेशनल शो करेंगे या वाइब्रेट होंगे तो उनका कुछ डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा, तो वो IR हमारा शो करेंगे। लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन होता है, वो केवल मॉलिक्यूल्स हमारी वाइब्रेट करे, उसमें डाइपोल मूवमेंट हो या ना हो उससे मतलब नहीं होता है।
तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो IR इनएक्टिव भी होते हैं बट वो रमन एक्टिव होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स। इससे हमको पूछ सकता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे ये रमन एक्टिव रहते हैं। और क्वेश्चंस में हमारी जो सेंटेंस है उसमें बहुत से क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेट करके दिए हुए हैं, जो कि आपको यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस से क्वेश्चन फंसे तो आई थिंक सेंटेंस से क्वेश्चंस मैक्सिमम 40% फंस रहे हैं और हमारे 60% क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं फंस रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी हमारी होशियार है, आपको इतना अच्छा ऑफर्स दे रही है। 80 में से 40 तो वो भी समझ रही है। अगर इजी क्वेश्चंस दे देंगे तो सभी लोग टॉप मारेंगे। तो आई थिंक अच्छा है, पास करने भर का सबको क्वेश्चंस अच्छा दे देती है कि जो कम भी पढ़े रहेंगे वो भी टॉप मारेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि डेफिनेशंस की बात करेंगे। कि डेफिनेशन वही जो मैं बताया वही लिखा होगा। ड्यूरिंग द वाइब्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इफ देयर इज ऑकर द चेंज ऑफ डाइपोल मूवमेंट विल बी IR एक्टिव। अगर डाइपोल मूवमेंट नहीं चेंज हुआ ड्यूरिंग वाइब्रेशनल तो वो हमारा IR इनएक्टिव होगा। अगर चेंज हो गया तो IR एक्टिव। लेकिन हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए केवल हमारा रमन के लिए जो हमारा है वो केवल हमारा वाइब्रेशनल होना जरूरी है। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हमारे IR इनएक्टिव भी होते हैं बट वो रमन एक्टिव भी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पे हम बात करते हैं IR एक्टिव की, जो होमो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल O2 H2 N2 या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होमो होते हैं। यहाँ पे होमो की बात मैं कर रहा हूँ, ये तीनों ये इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। बट ये जो होते हैं होमो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास वाइब्रेशनल होती है, वाइब्रेशनल होने की वजह से ये हमारे रमन एक्टिव होते हैं, रमन एक्टिव होते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, फॉर एग्जांपल HCl H2O एंड CO2, ये हमारे IR एक्टिव होते हैं और इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। तो परमानेंट जब डाइपोल मूवमेंट होगा तो ड्यूरिंग द वाइब्रेशनल ये अपने डाइपोल मूवमेंट को भी चेंज कर लेंगे, इसलिए ये IR एक्टिव होते हैं। को रमन एक्टिव और IR एक्टिव के बारे में पता चल गया होगा। तो हम एक बात और है, एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें हम मोड की बात स्टडी करेंगे कि नॉर्मल मोड क्या होता है। नॉर्मल मोड जो जनरली हमारी सिमेट्री स्ट्रेचिंग होता है और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है और बाइंडिंग, जिसमें हमारी एंगल। आई होप आप इसको पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आने वाली मैं अपने वीडियो में इसको जरूर डिस्कस करूंगा। तो ये एसिमेट्रिक क्या होता है, अगर यहाँ देखिए स्ट्रेचिंग अगर हमारा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिमेट्रिक, और यहाँ पे हमारा एसिमेट्रिक होगा जब दोनों सेम डायरेक्शंस में हो। अभी हम इसके बारे में आपको क्लियर करेंगे, आप अभी देख लीजिए। यहाँ बेंडिंग क्या होता है, अगर एंगल को हम चेंज करें तो बेंडिंग होता है। और लोकल मोड भी होता है, यहाँ पे OH, ये हमारे मॉलिक्यूल्स के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं एक CO2 मॉलिक्यूल्स है, वो हमारा IR एक्टिव भी है और नॉन एक्टिव भी है, तो उसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। अभी हम आपको CO2 के बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जनरली हम आपको बता दिए थे कि IR एक्टिव होता है, पर ये एक्टिव भी होता है और इनएक्टिव भी होता है। कैसे? जनरली अगर हम इसकी स्ट्रेचिंग की बात करें तो स्ट्रेचिंग हमारा एक यहाँ से हो सकता है, एक यहाँ से स्ट्रेचिंग, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करें तो अगर इसकी डाइपोल मूवमेंट की बात करो तो इसकी डाइपोल मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग 0 होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स हमारा डाइपोल मूवमेंट परमानेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये IR एक्टिव कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक्टिव होता है कैसे, आप इसको ध्यान से देखिएगा कैसे। इसकी भी अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, स्ट्रेचिंग हम इस मॉलिक्यूल से करें, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिफरेंट है, इसलिए इनकी जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है इस मॉलिक्यूल्स की वो 0 नहीं होता है। इसके रिस्पेक्ट में ये हमारे इसके रिस्पेक्ट में IR एक्टिव होता है। ये मॉलिक्यूल्स IR एक्टिव भी दे सकता है, IR इनएक्टिव भी दे सकता है। आपको ये कंपैरिजन करना है कि आपके सेंटर में क्वेश्चंस है व्हिच इज IR एक्टिव, ऐसे मॉलिक्यूल्स दे देता है। हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमारा इसके रिस्पेक्ट में IR एक्टिव होता है। ऑप्शंस में दिया है
H2 दे दिया है, N2 दे दिया है और फिर CO2 दे दिया है। तो एक्टिव की बात करें तो आप इसमें मार देंगे, और पहले आप इसको मारने से पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि जितने और विकल्प दिए हैं वो हमारे IR इनएक्टिव ही है, तभी इसको मारिएगा। और एक दूसरा क्वेश्चन बना भी सकता है। कैसे क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हैं, कोई चीज़ IR इनएक्टिव, तो IR इनएक्टिव में ये भी आंसर, ये भी हमारा ऑप्शन दे सकता है, ये भी ऑप्शन दे सकता है। कोई होमो मॉलिक्यूल्स नहीं है, सब हमारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हेट्रो भी है, अब इसमें कैसे आप पता करेंगे? तो ये हमारा बताया है, इसमें आप मार दीजिएगा। क्यों ये नहीं होगा? इसलिए क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, उसकी ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसकी नहीं होगी। डायपोल मोमेंट 0 इसकी हो सकती है, ये हमारा डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है, इसलिए ये हमारा IR एक्टिव भी है, इनएक्टिव भी है। इसका क्वेश्चन अगर बन जाएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। हम वीडियो के जो PDF है उसकी पासवर्ड इस वीडियो में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद सेंटम अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 50 to 60% क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगी। अगर आपको जो फार्मूले हैं सब आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप स्पेशली इफ़ यू वांट टू लाइक दिस वीडियो देन शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्पेशली शेयर आप डिफरेंट कॉलेज स्टूडेंट ऑफ द केमिस्ट्री स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा जिससे दूसरे का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन। आप लोग चैनल पे देखते रहिएगा, क्योंकि पहली वीडियो है तो हम आपके पास शेयर कर देंगे, लेकिन बार बार वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप चारों यूनिट की वीडियो आने तक चैनल पे आप विजिट करते रहिएगा। मैं इस पेपर को तो कंप्लीट करवा ही दूंगा, आज ही करवाऊंगा। आप विजिट करते रहिएगा रात तक। ये जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है इसका भी वर्किंग बहुत ही अच्छा होता है। हम आगे इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, और या फिर वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। यह मेरा पहली वीडियो है, कुछ कमी होगा तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा बहुत फास्ट हो तो आप स्पीड को 0.75 करके देख सकते हैं। बाय।